वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी ए और बी के बीच में। लेकिन अगर मुझे निकालनी हो कि एग्जैक्ट इस पॉइंट सी पर मुझे वेलोसिटी पता लगानी हो, तो उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी एक तरीके से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम निकालते हैं। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सी है पॉइंट, उसके एकदम जस्ट बगल में एक पॉइंट ले लें, कोई सी डैश, जिसका डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत छोटा हो। तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाकर उस इंस्टेंस पर कोशिश कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने की। लेकिन अगर हमें बिल्कुल करेक्ट वेलोसिटी चाहिए उस टाइम पे, तो हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? सिंपली द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टाइम। तो यानी कि अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी के इन दोनों के बीच में लिमिट निकाल लूँ, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लेट से कि ये डिस्टेंस है मेरे पास डेल एक्स, जो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मुझको बता रहा है। सो डेल एक्स हो जाता है मेरे पास स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल टी हो जाता है मेरे पास स्मॉल चेंज इन टाइम। सो और यहाँ पर जो डेल टी है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। तो हमने जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था तो हमने समझा था कि ये डेल टी टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब होता है, तो हम यहाँ पर रिपीट तो नहीं करने वाले। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगा लेते हैं कितनी आएगी, और इसको हम dx बाई डी टी भी बोल देते हैं। सो बेसिकली ये यहाँ पर शो कर रहा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो दिस इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू को हम WRT से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। सो मेरी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो उस इंस्टेंस पर आ जाती है। सो लेट्स से कि मुझे अगर C पर वेलोसिटी निकालनी थी, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट C, then I will just calculate the value of small change in displacement over there, that is denoted by dx, and then I will calculate small change in dt over there, and then I will be able to calculate the instantaneous velocity at that time interval. So अगर मुझे ये प्रोसेस अगर मैं देखूं कि मुझे एक ग्राफ पर शो करना है, Please explain this topic one more time. सो ओके आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक वन मोर टाइम। तो यहाँ पर क्या था कि मेरे पास जो है वेलोसिटी निकालनी थी मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमने पिछली क्लास में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, तो हम उनके बीच में आराम से एवरेज वेलोसिटी निकाल पा रहे थे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके। लेट से यहाँ पर था डिस्प्लेसमेंट x2 और टाइम था t2, और यहाँ पर था लेट से x1 एंड t1। So if I have to calculate the average velocity, I will just apply the formula of change in displacement, that is x2 minus x1, and I will divide it by the change in time, that is t2 minus t1. This formula will give me average velocity. But if I have to calculate the velocity at point C, then what will I do? So one method is to take a point C dash, which is just a small change away from the point C. So then I can calculate the instantaneous velocity, or I can say the velocity at that particular instant time t. So that's the method with we can calculate the instantaneous velocity. Okay. तो यहाँ पर हमें, अगर मैं इस ग्राफ में बात करता हूँ, तो इस ग्राफ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ ये शो करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसे न्यूमेरिकली शो करता हूँ तो वो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि लेट से मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू मुझे गिवन हुआ है 3x²। यानी कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है 3x² फंक्शन के रूप में। तो अगर अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है किसी टाइम 2 सेकेंड पर, तो वो कितनी आएगी? तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर dx ओवर dt अप्लाई कर दूंगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि v की वैल्यू होती है dx ओवर dt। सो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे t², क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सिंपल 3 डॉट फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा मेरे पास 6t। सो मेरे पास जो वेलोसिटी है वो आ गई मेरे पास 6t। यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर रहा था टाइम के साथ 3t² के फंक्शन में, बट वेलोसिटी इज वेरिंग विद 6t। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट टाइम equal to 2 second, then I will just put t equal to 2 in this formula which I have obtained. So I will get velocity equal to 6 into 2,
which is equal to 12 meter per second, or whatever units I am given with. So this is the way which I can calculate the instantaneous velocity or the velocity at that particular instant. So here I have to calculate the velocity at t equal to 2 second. So if let's say I have to calculate the velocity at t equal to 3 second and the function remains the same. So I will just do it again, x equal to 3t square, and if I have to calculate the velocity at t equal to 3 second, then the velocity becomes dx by dt. It is equal to differentiation of 3t square with respect to t, and that is equal to obviously 6t, and I will put t equal to 3 second over here, and I will get velocity equal to 6 into 3, that is equal to 18 meter per second. So with this method, I can calculate the velocity at any instant. Okay, so you can just note it down in your own words. Okay, sir. So let us take a question over here. So the question says the position of an object moving along x-axis is given by an equation. So यहाँ पर एक मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है डिस्प्लेसमेंट की टाइम के रेस्पेक्ट में. सो वो है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर. यहाँ पर a और b कोई कांस्टेंट है और x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. सो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है इस रिलेशन से, और यहाँ पर a की वैल्यू जो है 8.5 मीटर है और b की वैल्यू है मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर t जो है वो मेरा सेकेंड्स में मुझे गिवन है. सो अब मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. सो मुझे फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड. सो t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर. यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सो ये आप करिए अभी. Sir, for first condition, the answer will be 0 meter per second. ओके, फॉर टाइम इक्वल टू Sir, for time equal to 0 second. ओके, And for second condition, 22 meter per second. सेकेंड कंडीशन 22 मीटर पर सेकेंड. हाउ? प्लीज चेक इट अगेन. Right. सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे. सो मेरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने अभी फॉर्मूला जो फाइंड आउट किया था वो था मेरे पास कि v होता है मेरे पास dx ओवर dt. ओके, और यहाँ पर मुझे x की वैल्यू गिवन है a प्लस बी टी स्क्वायर. तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ. सो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर ओवर डी टी. सो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा a कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b कांस्टेंट बाहर और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t. सो 2bt मेरे पास आया वेलोसिटी की वैल्यू. अब मेरे पास दो टाइम पीरियड गिवन है, एक तो टाइम गिवन है 0 सेकेंड, एक टाइम गिवन है 2 सेकेंड. अब मुझे इन दोनों टाइम पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सो पहले फाइंड आउट करते हैं 0 सेकेंड पर. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल 0 सेकेंड पुट कर दूंगा. सो एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, सो ये 0 हो जाएगा. सेकेंडली मैं टाइम ले लेता हूँ 2 सेकेंड. तो मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला है 2bt, इसमें मैं क्या करूंगा 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा और b की भी वैल्यू पुट कर दूंगा. b की वैल्यू मेरे पास यहाँ से मैं उठा लूंगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा. और टाइम की वैल्यू मेरे पास 2 सेकंड है. सो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. तो इस तरीके से मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाती है दोनों टाइम पीरियड्स पर, एक 0 मीटर पर सेकंड और एक 10 मीटर पर सेकंड. अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड से टाइम इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में. सो वो देखते हैं आप किस तरीके से निकालेंगे. सो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, हम सिंपल निकाल लेते थे डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 2 और डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1 और डिवाइड कर देते थे उसे टाइम पीरियड के बीच में. तो यहाँ पर टाइम जो है हमारा वो है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड. तो t2 माइनस t1 की जो वैल्यू हो जाएगी डेट विल बी 4 माइनस 2 एंड विच विल बी इक्वल टू 2 सेकंड्स. तो 2 सेकंड से अपना t2 माइनस t1 एंड वी हैव टू कैलकुलेट x2 माइनस x1 ऑल्सो. सो मैं सेकंड पॉइंट पर अगर x2 की वैल्यू निकालूंगा सो वो आ जाएगी मेरे पास
मेरे पास सिंपल जब मैंने इसको टाइम की वैल्यू जो है सेकंड केस में दे रखी है मुझे 4 सेकंड, सो मैं 4 सेकंड की वैल्यू x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर पे पुट कर दूंगा, सो हो जाएगा a प्लस बी और 4 स्क्वायर। सो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया टाइम इक्वल टू 4 पर, इसे मैं माइनस कर दूंगा जब मेरे पास टाइम की वैल्यू 2 सेकंड गिवन थी, सो हो जाएगा a प्लस बी 2 स्क्वायर। सो ये मेरे पास x2 माइनस x1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, और ये आ जाएगी a प्लस बी और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस कर देंगे इससे a प्लस बी और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये इसे सॉल्व कर लेते हैं तो a से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 12b। सो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है x2 माइनस x1 की 12b। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा 12b अपॉन x2 माइनस t2 माइनस t1, मैंने यहाँ 2 सेकंड निकाल लिया था, सो ये हो जाएगा मेरे पास 6b। सो 6b जो है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का आ जाता है फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर सिंपल b की वैल्यू पुट कर दूंगा जो थी मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा टोटल आंसर 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए अपनी भाषा में। सो होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड is just called speed, or we can say that it is called the magnitude of velocity. So जो instantaneous speed है वो बिल्कुल magnitude of velocity के इक्वल होती है। So यहाँ पे हमने velocity वाला टॉपिक फिनिश कर लिया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन क्या होता है। सो जिस तरीके से जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी तो वेलोसिटी आई थी हमारी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो इसी तरीके से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है वो आता है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ही क्यों होता है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट क्यों नहीं आया। हो सकता था कि भाई वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी वेरी कर रही हो वेलोसिटी। सो ये गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस पर रिसर्च करी थी, तो उन्होंने ये पाया था कि जब हम इसको वेरी करते हैं ना डिस्टेंस के साथ, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो भी वेरी करता रहता है हमेशा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं मिल पाता हमें। लेकिन अगर हम इस चीज को अगर वेरी करते हैं टाइम के साथ, तो हमें जो एक्सेलरेशन है वो हमें यूनिफॉर्मली मिल जाता है। इसी तरीके से जो फॉर्मूला बनकर आया था वो यही आया था, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। एसआई यूनिट्स होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये अपनी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है, और इसका फॉर्मूला भी सिंपल वेलोसिटी की तरह ही, जैसे वेलोसिटी का होता है x2 minus x1 over t2 minus t1. So here we have the formula for acceleration, which is equal to v2 minus v1 over t2 minus t1. Or we can say that small change in velocity over small change in time, or we can say that dv over dt. So this is the formula for acceleration. So you can write this in your own words. Jagrati is saying I have to repeat that again. So Jagrati, you have attended the class for velocity. So when we were learning about velocity, we came to the formula that velocity is equal to change in displacement over change in time. So similarly for acceleration, we have the formula for change in velocity over change in time. Okay. सो यहाँ पर जो है जब एक्सेलरेशन को निकालने की बात चल रही थी तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, वो उन्होंने बोला था कि ये या तो हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सो लेट्स से कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस होता। सो अगर कोई बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ भी मूव करती तो डिस्टेंस वेरी कर गया है ना, लेकिन हो सकता है बॉडी जो है सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो। सो इस वजह से, लेकिन अगर हम फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रख देते, सो अगर यहाँ पर हम फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर रख देते तो क्या होता कि डिस्टेंस तो वेरी कर रही है मेरे साथ और वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। सो ये बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता, जिससे कि जो एक्सेलरेशन है वो अपना मतलब स्थिर नहीं रहता, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं रहता। सो इस वजह से इस फॉर्मूले को चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम रखा गया। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे टाइम भी चेंज कर रहा है,
और यहाँ पर जो अपना v2 माइनस v1 है वो तो वेलोसिटी तो चेंज कर ही रही है, तब क्यों नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो टाइम जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि टाइम अभी 1 सेकंड की रफ्तार से चेंज हुआ, फिर बहुत जल्दी बदल गया, फिर धीरे बदला, तो टाइम तो यूनिफॉर्मली बदलेगा। लेकिन जो अपना डिस्टेंस है, अगर हमने स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, और अगर हमने स्पीड स्लो कर दी तो डिस्टेंस हम कम कवर करेंगे। सो इस वजह से ये चेंज इन डिस्टेंस ना रख के विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम निकालते थे। इस वजह से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम हो गया। अब आपको आया समझ में? ओके, सो पंकज को समझ में आ गया है। पंकज आप प्राइवेटली की जगह उस पर भी आंसर कर सकते हैं, असीम। ओके ठीक है। तो जागृति का क्वेश्चन था और जय का। जय आपको समझ में आया है? जागृति आपको आ गया समझ में? ओके, नो प्रॉब्लम, हो सकता है जागृति का कुछ एरर हो। मूव करते हैं हम। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। So now we have a common algorithm that when the acceleration is uniform, so obviously it is equal to the average acceleration over that period। यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूं तो जब एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन में जो है अब मेरे अगर अभी वो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर मैं देखूं तो अगर वो इस तरीके से आएगा तो यानी कि एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं उस पीरियड के अंदर तो वो भी मेरा इक्वली आ जाएगा। सो ये सिंपल एक लाइन है जिसे हम नोट डाउन भी कर सकते हैं, that acceleration is uniform, then average acceleration is also equal to that acceleration over that period। ओके ये बात समझ में आती है आप लोगों की? अगर मेरे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो भी इक्वल हो जाएगा उस पीरियड के अंदर। सो अब मैं कुछ यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, नेगेटिव एक्सेलरेशन के और जीरो एक्सेलरेशन के। यानी कि जो मेरी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। पॉजिटिव किस केस में होगी? लेट्स से आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी को आप तेज भगा रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस वजह से बहुत तेज भाग रही है वो, तो उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाती है। रिवर्स केस ले लेते हैं, मान लो कोई एकदम से सामने कोई एक व्यक्ति आ जाता है और आपको ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, तो आप गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन कर रहे हैं बहुत जल्दी से, तो वो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी रिटार्डेशन कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, तो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं आप, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो उस केस में हो सकता है जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर रहे। अब आप बाइक चलाते हैं तो जब आप उस एक्सेलरेटर को अगर खींच के रखेंगे और एक जगह स्थिर रखेंगे तो वहां पे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं जो होप तो आपको समझ में आ गई होंगी, और मैं यहाँ पर उनका ग्राफ भी प्लॉट कर देता हूँ। लेट से मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम ये भी देख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट से किस तरीके से वेरी करता है एक्सेलरेशन। लेट से मैंने इस प्लॉट पे ले लिया डिस्प्लेसमेंट, इस प्लॉट पे ले लिया टाइम। सो अब अगर लेट से मेरा ग्राफ आया है कुछ इस तरीके का, सो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो आता है मेरा पॉजिटिव। और अगर ग्राफ आया है मेरा इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आएगा नेगेटिव। और अगर जो ग्राफ है वो मेरा इस तरीके से आता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, तो और इस तरीके से ग्राफ आ जाता है, तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा जीरो। सो मैं बता देता हूँ कि ये किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके, ये मतलब ये किस तरीके से हो रही हैं चीज़ें। सो लेट्स से मेरे पास जो ग्राफ है वो ये है, फर्स्ट केस ले लेता हूँ मैं। सो आपने सब ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके का ग्राफ है तो वो कोई पैराबोला होगा ना, सिंपली कोई भी पैराबोला हो सकता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कोई पैराबोला का एग्जांपल, ये है x इक्वल टू 4a वाई स्क्वायर, सॉरी ये है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो डिनोट कर रहे हैं हम y से, और x से हम डिनोट कर रहे हैं टाइम। सो बेसिकली हम इसे ले लेते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो वो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। ओके, तो ये y एक्सिस है x जहाँ पे प्लॉटेड है, और ये x एक्सिस है मेरा जहाँ पे t प्लॉटेड है। सो ये लेट से ग्राफ है x इक्वल टू टी स्क्वायर का। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वो मैं यहाँ से सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा और मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। सो वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास dx ओवर dt, यानी कि इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाती है मेरे पास 2t। यानी कि ये कहता है कि वेलोसिटी मेरी यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, ये ग्राफ।
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी कि ये जो मेरे पास टर्म आई है 2t, इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 2। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आई कांस्टेंट, लेकिन है वो पॉजिटिव, तो वो इस ग्राफ से शो हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है हमें समझ। अब ले लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हो रहा था, ये ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ है। सो ऑब्वियसली जो अपना क्या कहते हैं, ये जो ग्राफ है इसकी ये नेगेटिव, कुछ नेगेटिव स्लोप के साथ ही आ रहा है। सो अब हम किसे देखेंगे कि किस तरीके से ये हो सकता है। ये इस तरीके से हो सकता है कि जब हम अपना जो ग्राफ है वो x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर हो। तो वो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे टी स्क्वायर था तो पॉजिटिव था, ऊपर की साइड था कर्व, यहाँ पे माइनस जोड़ दिया है तो नीचे की साइड है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt, और ये हो जाएगा माइनस का माइनस साइन ले लिया, और ये टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। सो जो वेलोसिटी है वो भी मेरी डिक्रीज कर रही है, पर यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। अब क्या इसे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और ये हो जाएगा मेरे पास -2t का डिफरेंशिएट करूंगा तो आ गया -2। सो एक्सेलरेशन मेरी आई है -2, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये बात भी यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। अब ले लेते हैं केस नंबर 3। ये कैसे प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन 0 है। सो यहाँ पे मेरी कोई हेल्प करेगा क्या? तो जागृति आप मेरी हेल्प करेंगी यहाँ पे। जागृति है क्लास में? ओके, सो जागृति आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन यहाँ पे किस तरीके से 0 आएगा। यस सर। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में हो सकती है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की कोई जनरल इक्वेशन होती है ना, वो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ी होगी। सो वो आप मुझे बताइए कि किस तरीके की हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था x इक्वल टू टी स्क्वायर का, क्योंकि ये ग्राफ कुछ कुछ उस तरीके का हो सकता है, कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे टी क्यूब कुछ भी हो सकता था। ऐसे ही यहाँ पे x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, ये भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब आप बताइए कि इस लाइन को मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ भी। तो चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इसमें। लेट्स से कि मेरे पास ये वाला एक्सिस है y। सो मैं लाइन की पहले एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। तो जनरल इक्वेशन होती है लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं देखूँ y एक्सिस पर यहाँ पर क्या है, x है, मैं m स्लोप ऐसे लिख देता हूँ। x एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर t है, और प्लस c कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, m और c को अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल से कुछ भी ले लो। लेट्स से कि मैं m को ले लेता हूँ 2 और c को ले लेता हूँ 1। सो इस तरीके से मैं इक्वेशन को अपनी तरफ से मान लेता हूँ। और ये इक्वेशन मानने का जो तरीका है ना, ये आप लोग भी सीखिए, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाला है आगे आपको। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे ना, कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो आपको याद नहीं आ रही लेट से, लेकिन आप जो है उसे इस तरीके से एनालाइज करके अपनी तरफ से कर सकते हैं, और ये आपको बहुत रियली सच बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था अपना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं आती, होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो वही नहीं होते सॉल्व। तो क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें आप अच्छे इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उससे आराम से सॉल्व हो जाती हैं। सो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने मान लिया कि एक्स की वैल्यू जो है 2t+1 है, अब मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा। आप सबको पता है वेलोसिटी की वैल्यू के लिए मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो आई विल डू जस्ट डिफरेंशिएशन हेयर, और ये आ जाएगा v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। So that will be equal to 2, because 2t if we differentiate 2t then we will get 2, and if we will differentiate 1 then we will get 0. So velocity is equal to 2. So we have got a constant term, that means velocity is equal to 2 which is constant. Now what we will do, अब हम क्या करेंगे, अब हम acceleration निकालेंगे। So what is acceleration? Acceleration equal to dv over dt. So we will just differentiate this 2. तो अगर हम इस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे वो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो मेरी एक्सेलरेशन है वो 0 आ जाती है। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया सबको? ओके, सो ये आप अपनी भाषा में इसे अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, शिवानी को समझ में नहीं आया? शिवानी को ओके। शिवानी, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए। हेलो सर। या शिवानी, आप पूछ सकती हैं, क्या समझ में नहीं आया आपको? सर ये थर्ड वाले में मेरे को समझ में नहीं आया, थर्ड ग्राफ। ओके, सो थर्ड ग्राफ आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करता हूँ। सो आपने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा, उसमें एक जनरल इक्वेशन होती थी y इक्वल टू mx प्लस सी। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। तो अब लेट से मैं हिट एंड ट्रायल से क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने देखा y एक्सिस पर क्या है। y एक्सिस पर मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पुट कर दिया। फिर मैंने देखा कि x एक्सिस पर मेरा क्या है, x एक्सिस पर मेरा टाइम था। सो मैंने क्या किया, टाइम को यहाँ पुट कर दिया इस जगह पे, और m और c को अभी एज इट इज छोड़ दिया।
फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस वाले स्टेप में m और c को अपनी तरफ से इवेल्युएट कर लिया, मतलब कुछ भी मान लिया, 2 मान लिया लेट से, और लेट से c को मान लिया 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही हो सकती है, या फिर आपके लिए मैं यहाँ पे 3 भी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, कुछ भी मान लीजिए आप अपनी तरफ से। फिर मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तभी तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी। तो मैंने सिंपल क्या किया, dx ओवर dt किया। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया डिफरेंशिएट मैंने किस तरीके से किया? यस सर। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको, और ये हो जाएगा मेरे पास 2t को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा आ जाएगा 2, 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा +0। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी आ सकती है, जो भी यूनिट्स हैं उसके हिसाब से। फिर मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv ओवर dt, और मैंने यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ये जो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, और ये आ गया 0। समझ में आया ये अब आपको? यस सर। ओके, सो यही था इसमें। तो यहाँ पर ये हमने 3 ग्राफ यूज किए। सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से, और फिर हम मूव करते हैं। होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो क्या मैं आगे बढ़ूँ? ओके, सो आई विल मूव फर्दर। सो अब हमने देख लिया कि भाई मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो किस तरीके से निकलता है। सो अब यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि अगर मेरे पास लेट से एक डिस्प्लेसमेंट, लेट से मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो हमने ये तो देख लिया, लेट से ये कोई ग्राफ है मेरे पास। हमने ये देखा कि अगर मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफरेंशिएट करूँगा, लेट से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, dv/dt किया, तो ये मुझको एक्सेलरेशन दे देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, और मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा या फिर इसका कहीं स्लोप निकाल लूँगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। अब बात ये करते हैं कि अब अगर मैं इस एरिया का एरिया निकाल लूँगा, एरिया मतलब किस तरीके से, यानी इस तरीके से, अगर मैं इसे डॉट 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 इस तरीके से कर दूँ, और मुझे लेट से यहीं तक का एरिया निकालना है। ये कोई टाइम t2 है, ये 0 है, और ये कोई यहाँ पे वेलोसिटी है v2। तो अगर मैं इस यहाँ तक का ये एरिया निकाल लूँगा तो ये मुझे क्या देगा, तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब वो देखते हैं किस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, वो होता है मेरे पास वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर मैं किसी भी चीज़ का एरिया निकालता हूँ, आपको पता है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये एरिया तो बिल्कुल ही मतलब कर्व की फॉर्म में है, तो इसका एरिया मैं किस तरीके से निकालूंगा? लेट्स से मेरे पास जो वेलोसिटी थी वो फॉर्म में थी 4t² + 2t + 3, मतलब कुछ भी हो सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? मैं सिंपल क्या करूंगा, इस चीज को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट भी हमने सीखा था, जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी उनको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फॉर्मूले आपको समझा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि मैं ले लेता हूँ कोई भी छोटा टाइम, यानी कि कोई भी मैंने छोटा पीस ऑफ टाइम ले लिया और मैं उसके रिस्पेक्ट में इस चीज़ को इंटीग्रेट करता हूँ। सो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। किस तरीके से, तो मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, 4 कांस्टेंट है तो वो आ गया बाहर, t² का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास t³ / 3। सो मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूँ कि अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से भी कम बचा है मीटिंग डिस्कनेक्ट होने में। मैं यहाँ पर फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4t³ / 3, और प्लस ये हो जाएगा 2, इसका डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t² / 2, और ये हो जाएगा +3t। तो इस तरीके से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये हो जाएगी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस का। सो अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, चाहे वो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो हमने पढ़ा टाइम जिसको हम t से डिनोट कर रहे थे, इसको हम x से डिनोट कर रहे थे, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। तो अगर मैं अपनी गाड़ी लेकर निकलता हूँ, तो अगर मैं उसे शुरुआत से देखूँ तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी हमने पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और कुछ फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी कि जहाँ तक मैंने उस गाड़ी की स्पीड रीच करी, जहाँ तक मेरा सोर्स है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच में देखना है, अपनी स्टडी करनी है, तो मैं वहाँ तक उसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेता हूँ। सो हमने इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा, लेट्स से हम उसको डिनोट कर देते हैं u से, और हमने क्या करा, एक फाइनल वेलोसिटी देखी जिसको हम डिनोट कर देते हैं v से, और हमने एक्सेलरेशन देखा, इसको हम डिनोट कर देते हैं a से। अब इन पांचों चीज़ों के बीच में जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम इन पांचों चीज़ों के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं, और उनको हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। सो मेरे पास जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आती है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो एक्सेलरेशन है हम उसको ले लेते हैं यूनिफॉर्म।
सो जो मोशन होता है अपना वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जो एक्सेलरेशन है बस वो यूनिफॉर्मली वेरी कर सकता है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखना है। मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आती है निकल कर वो आती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो जो यहाँ पर u है वो थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, और जो t है वो था टाइम, जो था v है वो है मेरी फाइनल वेलोसिटी, और a है मेरी एक्सेलरेशन। सो इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। और यहीं से मेरी जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है वो भी डेराइव होती है, उसका मैं अभी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो आता है मेरे पास, अगर लेट से मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने x ले रखा है, तो हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ जाती है सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। और इसी तरीके से मेरे पास जो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन आती है वो आती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। सो इस तरीके से मेरी ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन आती हैं। इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन का हम प्रूफ डिफरेंशियल कैलकुलस से भी निकाल सकते हैं और सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। सिंपल तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेट्स से कि पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं चेंज करने वाला हूँ स्लाइड। सो लेट्स से मेरे पास ये वाला एक ग्राफ है यहाँ पर। अब ये जो ग्राफ है ये एक तरीके से पॉइंट, लेट से ये ए है ये बी है, ये मैंने वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। सो अब मैं इस ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक पार्ट है ये रेक्टेंगल वाला पार्ट, लेट से पॉइंट है सी, तो ये वाला पार्ट हो गया ए ओ सी टी, और ये वाला ले लेता हूँ मैं डी। तो जो ए ओ सी डी है वो हो गया मेरे पास एक रेक्टेंगल, और जो मेरे पास ए बी सी बन गया वो बन गया एक मेरे पास ट्राइंगल। ओके, सो अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगा? तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो वो आ जाएगा इन दोनों के सम आ जाएगा। तो अगर मुझे इन दोनों का सम निकालना है तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं? लेट से ओ से डी तक का टाइम जो था वो था मेरे पास टी, यानी ओ डी की जो वैल्यू हो गई वो आ गई टी, इस तरीके से। और इस ट्राइंगल की लेट से जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम ले लेते हैं कुछ, लेट से वी नॉट, वी ले लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं यू, इस तरीके से। तो अगर अब मुझे इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है इस इन दोनों फिगर्स का, वो किस तरीके से करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। इस रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ये हो जाएगा मेरे पास u इंटू टी, और प्लस करेंगे हम इसमें ट्राइंगल का एरिया। सो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है हमारे पास टी, और हाइट हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे ये वाली हाइट, और ये हो जाएगा मेरे पास v माइनस यू। सो हो जाएगा v माइनस यू। सो इस तरीके से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा सो हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और इसे सॉल्व कर लेते हैं हम तो ये हो जाएगा वी टी, और ये हो जाएगा माइनस का यू टी अपॉन टू। या फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं ये, और ये जो v माइनस यू है यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो जो वेलोसिटी है चेंज वो आएगा मेरे पास v माइनस यू, और टाइम आ जाएगा ये। तो v माइनस यू को हम a डॉट टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से v माइनस यू की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी एक्सेलरेशन डॉट टाइम। सो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और v माइनस यू की वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसे t से, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारी जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है उसका प्रूफ निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट जो अपनी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, उसके लिए प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, हम सबको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है मेरे पास वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो एवरेज वेलोसिटी है सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो निकाली। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मेरी, अगर मुझे यहाँ पर दो वेलोसिटी गिवन है v और u, तो अगर मैं इन दोनों की एवरेज निकालूंगा तो हो जाएगा v प्लस यू ओवर टी, v प्लस यू ओवर टू। सो ये हो जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू।
सॉरी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सो मेरे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने देखा था कि हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है। इसको मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और टाइम आ जाएगा मेरे पास v माइनस यू ओवर ए। सो मेरे पास टाइम की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इस टाइम की वैल्यू उठा करके इस वाले फॉर्मूले में डाल देता हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी प्लस यू ओवर टी इंटू टाइम, और टाइम आ जाएगा वी माइनस यू ओवर ए। तो ये मेरे पास बन जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से डिनोट कर रहा था, तो एक्स इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू ओवर टू ए। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए को उधर भेज देता हूँ तो हो जाएगा टू ए एक्स। ये आ जाती है मेरी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर मुझे इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस का जो प्रूफ है वो निकालना हो कैलकुलस यूज करके, डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके, तो ये सब आप लोगों का होमवर्क भी आप लोग भी ट्राई कर आएंगे। तो नेक्स्ट है कि ये जो तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं इसका हमें प्रूफ निकालना है, प्रूफ ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस यूजिंग कैलकुलस। ये सब आप लोगों को करके आना है। ओके, सो आज का सेशन यहाँ पर ओवर करते हैं।